राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते नवाब मलिक सध्या पत्रकारांशी बोलतात। आपण थेट जाऊयात याच पत्रकार परिषदेत। एफिडेविट द्वारा वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है। मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, मानी। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, गोसावी के घर पहुंचाने में, दोबारा गाड़ी शहर में आई, फिर गाड़ी वापस गई, फिर पैसे से भरा बैग उठाया गया, फिर सैम डिसूजा को वापस दिया गया। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैं अभी शंका उस पर जाहिर नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, हमसे भी 4 कदम आगे वे काम करते होंगे, और आशा करते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उस विषय को भी लेके थोड़ा सा खंगालेंगे। और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पर बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें। जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी। तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आँख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आँख की पट्टी खोलना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं और एक बात बता रहा हूँ, जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से, किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है।
और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन मैं क्लू दे रहा हूँ, जो लोग दिल्ली से इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जांच के लिए आए हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देने का काम करें। पिछले कई दिनों से जब मैं फर्जीवाड़े की बात करता रहा, मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फ़ोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है। वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है।
जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहम्मद जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेंट करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से फर्जी कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान उस कानून में है। आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रोच हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन आप पे बार बार यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दस्तावेज के आधार पे कह रहा हूँ। अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फ़ायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। आओ भाई, दाढ़ी वाला ये ड्रग लॉर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये ड्रग लॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट था। ये ड्रग लॉर्ड कौन है और वो क्या उसी दिन क्रूज पार्टी पर था? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी ये चीज़ें हैं, हमने इशारतन एनसीबी को बताया है कि दाढ़ी वाला है, उस पार्टी में वो था। संडे की शाम जब वो क्रूज शिप लौट रही थी तो उसमें वो नाचते हुए अपनी महबूबा के साथ, मेरे पास वीडियो है, बहुत सारे डांस के हमारे पास वीडियो हैं, हम तो देंगे। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी है, क्रूज के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाइए। जानबूझ के पार्टी कराई गई, पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था। ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। अगर दाढ़ी वाला इनको नहीं मिल पा रहा है तो अगर वो ध्यानेश्वर सिंह जी मेरे पास आ जाएं, मैं दाढ़ी वाले की तस्वीर दे देता हूं, उनको नाम बता देता हूं। उनकी महबूबा इतने खतरनाक हथियारों के साथ है उसमें, हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। तो चीफ ऑफ डीजी हैं एनसीबी के, उनसे विनती करता हूं कि अगर सही मानों में देश से आप ड्रग मुक्ति करना चाहते हैं, सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया को पकड़ें, 2 ग्राम 4 ग्राम रख कर पब्लिसिटी हासिल करने का खेल बंद करें। अगर उन्हें चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं देने के लिए तैयार हूँ। समीर वानखेड़े का दोस्त है दाढ़ी वाला,
आज नहीं कल वो सामने चीजें आएंगी। ज्ञानेंद्र सिंग बद्दल तुम्ही बोलला. ज्ञानेंद्र सिंग या सगळ्या समितीचे ज्ञानेंद्र सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी होणार आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये पाहिलं तर हेच होते, ज्यांना पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि सगळे आरोप करून टाकले ते आज तेच त्या समितीचे प्रमुख आहेत. आता देखील तुम्ही त्यांचं नहीं, देख लीजिए, ऐसा है कि जांच हो रही है, अभी हम कोई जांच पे उंगली नहीं उठाना चाहते। हमने तो कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जांच हो, लेकिन कॉर्डेलिया क्रूज का भी सीसीटीवी मंगा ले, दाढ़ी वाले को खोजे, ये कौन है दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाले का नाम अगर उन्हें नहीं पता है तो अकेले में मैं बताऊंगा। अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो सार्वजनिक चीज़ें करेंगे। सवाल आपने पूछा है कि उन्हें जेल भेजेंगे, मैं नहीं भेजूंगा, देश का कानून भेजेगा। फोटोग्राफ देकर के आप कह रहे हैं कुछ लोगों को टारगेटेड फोटोग्राफ दिए गए और उन्हीं को पकड़ने के लिए किया गया। इस तरीके से क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है केंद्र की? या देखिए, बड़ा ड्रग जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया, और वानखेड़े दाढ़ी वाला दोस्त वहाँ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया, 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। मैं पहले दिन से दावा कर रहा हूं कि क्रूज पे छापेमारी नहीं हुई, वहां से कोई भी सीजर इन्होंने नहीं दिखाया, टर्मिनस पे कोई सीजर नहीं है। जो तस्वीरें वानखेड़े साहब ने जारी की हैं वो उनके कैबिन की हैं, वहीं से वो तस्वीरें फ्रेम करके लोगों को पब्लिसिटी लूट रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया जो इनका दोस्त है वो नाच रहा है महबूबा के साथ। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी महबूबा और उनके दोस्त की वीडियो हम जारी करेंगे। सर, हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया आहे, हाच या सगळ्या गटाचा मास्टरमाइंड आहे असं म्हणावं. तो मित्र है वानखेड़ेंचा। सर, या सगळ्या प्रकरणात सॅम डिसूजा कोण आहे? सॅम डिसूजा वानखेडेचा मित्र आहे, त्यांनी सांगावा की हे सॅम डिसूजा कोण आणि दाढीवाला कोण, याचं उत्तर वानखेडेंनी दिलं पाहिजे। धन्यवाद। मराठीमध्ये सांगा ना सर. ज्या पद्धतीने या सर्व प्रकरणामध्ये माझ्याकडे एक अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहिता एक पत्र पाठवला होता, ज्या पत्रामध्ये 26 बोगस केसेसचा उल्लेख होता आणि वानखेडे यांच्या नक्सेस कुठल्या पद्धतीने चालते हे सगळी माहिती त्याच्यात होती। एक जबाबदार नागरिक या नात्याने मी कालच जाहीर केला होता की हा पत्र मी DG NCBला पाठवणार आहे। सकाळी बातमी आली की त्या पत्र त्यांना पोचलेलं आहे, त्याची ते दखल घेणार आहे आणि संध्याकाळी सांगण्यात आला की हे CVCच्या जे गाईडलाईन आहे त्या गाईडलाईनच्या आधारावर याची आम्ही दखल घेणार नाही। हे पण मला पण माहिती आहे दखल घेता येत नाही, पण शंका निर्माण झाली, एक शंका निर्माण झाली तर साधारण नागरिकचा तुम्ही झडती घेताय, तलाशी घेताय, या पत्रामध्ये प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणं हे गरजेचं आहे। माझं एकच म्हणणं आहे की आता CVCची ह्या ज्या गाईडलाईन आहे त्याचा आधार घेऊन त्याला दुर्लक्षित करू नये। ज्या पद्धतीने प्रभाकर साहिल याच्या ॲफिडेव्हिटच्या आधारावर काही इन्क्वायरीसाठी दिल्लीहून लोक आलेली आहे, त्यांना संबंध देऊन बोलवण्यात आलेलं आहे, निश्चित रूपाने त्याचा ते जाब देईल। पण ॲफिडेव्हिटमध्ये जे सगळे पुरावे किंवा घटनाक्रम हे सगळा उल्लेख करण्यात आलेला आहे। NCB नेहमी दावा करते की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आम्ही हे तपास करतोय। मग तुम्ही या सर्वांचे समीर वानखेडे, KP गोसावी, साली व इतर जी नावं आहेत त्या सगळ्यांचे CDR काढा, CCTV फुटेज काढा। याच्यात एक गाडीमध्ये 50 लाख रुपये उचलून घेऊन गेले असा पण उल्लेख आहे। गोसावीच्या नवी मुंबईच्या घरात हे डिलिव्हरी करण्यात आला, पुन्हा त्याला बोलून पैसे परत देण्यासाठी गाडी पुन्हा गेली, परत पैसे घेऊन ट्रायडनच्या समोर गेली।
तिथे सॅम डिसोजाच्या नावाच्या एक व्यक्तीने त्याला रिसीव्ह केला. जर आपण इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने गेलं तर हे जे काय परिस्थिती आहे ते स्पष्टपणे समोर येईल. पण मी जे लोक मुंबईत आलेले आहे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी, मी त्यांना सांगू इच्छितो की कॉर्डेलिया क्रूजवर त्या दिवशी रेव पार्टी झालेली आहे. त्या पार्टीमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया फॉरेन नॅशनल होता, तो दाढीवाला आहे. त्यांनी रेव पार्टी तिथे चालवली आणि जाणून बुजून त्या रेव पार्टीला परवानगी नसताना, महाराष्ट्र सरकारने कुठली परवानगी या शिपला दिली नाही. कोविड असताना काय परवानगी मागितली नाही. डीजी शिपिंगच्या परवानगीने हा शिप सेल झाला. वानखेडेंनी त्याच्यातले 1350 लोकांची झाडझडती का घेतली नाही? 10, 12, 13 लोकांचे फोटो घेऊन गेटवर त्यांना का डिटेन करण्यात आला? आणि तो आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया जे मैत्रीण आहे त्यांच्यासोबत 2 दिवस तिकडे होता, डान्स करत होता. माझ्याकडे हे त्यांचे सगळे व्हिडिओ आहे. तो दाढीवाला तिहाड जेलमध्ये पण होता. तो दाढीवाला राजस्थानच्या तुरुंगात होता अशी माहिती मिळते. आता त्या दाढीवालाकडे लक्ष द्या. तो समीर वानखेडे यांचा मित्र आहे. गोव्यामध्ये जे सगळा टुरिझम, ड्रग टुरिझम चालते त्याचा सूत्रधार आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याबाबत बरेचसे अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर वानखेडेंनी त्यांना करू दिलं नाही. दिल्लीतून जे लोक आलेले आहे या दाढीवाल्याकडे लक्ष द्या. कॉर्डेलिया क्रूजच्या CCTV फुटेज मागवा, तपासा, सत्य बाहेर येईल. आणि 2-3 दिवसापासून काही लोक प्रश्न निर्माण करत आहे की नवाब मलिक हे व्यक्तिगत विषय कशाला समोर आणत आहे. जेव्हा मी समीर दाऊद वानखेडे यांच्या बर्थ सर्टिफिकेट सोशल मीडियाच्या माझ्या ट्विटर हँडलवर टाकल्यानंतर कुठल्या पद्धतीने दाऊद वानखेडे यांना फुल्ली मारून साईडला टेम्पर करण्याचा हे सर्टिफिकेट मी लोकांसमोर आणला. त्यांचे घरातले लोक सांगताय हे आजोबाचा बघा, हा वडिलांचा बघा, नातेवाईकांचा बघा, पण हे सांगताय की हे खोटं आहे. खरं कुठे दाखवा ना. समीर दाऊद वानखेडे यांच्या जातीचा दाखला दाखवा ना. धर्माचा आधार घेऊन माझ्यावर लोक टीका करताय. मी धर्माच्या आधारावर कुणावर टीका करत नाही. या देशामध्ये प्रत्येक नागरिकाला मौलिक अधिकार आहे. त्यांनी कुठल्या धर्मात राहायचा त्यांनी ते ठरवायचं आहे. हा विषय धर्माचा नाही. हा विषय बोगस दाखला काढून एक होतकरू दलित मुलांचा अधिकार हुसकून घेण्याचा प्रकार आहे. निश्चित रूपाने आज पण मी निकाहनामा पण टाकलेला आहे, लग्नाचे फोटो पण टाकलेले आहे. त्या 7 डिसेंबर 2006ला 8:30 वाजता निकाह झाला. 33,000 रुपये मेहर होती आणि त्याच्यात एक साक्ष म्हणून यास्मीन वानखेडे यांचा नवरा अजीज खान पण आहे, ते पण मी माहिती दिलेली आहे. हा विषय म्हणजे व्यक्तिगत कुणावर आरोप करण्यासाठी नाही. हा विषय फर्जीवाडा करून हा दाखला काढण्यात आला आणि एक होतकरू दलित मुलांचा अधिकार हुसकून घेण्याचा हा फर्जीवाडा आहे. निश्चित रूपाने याच्या बाबतीत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल होईल. कायद्याअंतर्गत तपास सुरू होणार आहे. त्यांना पण संधी मिळेल, ते कागदपत्र ठेवतील. सरकारी कार्यालयातून सगळं फायली मागवण्यात येईल आणि मला पूर्णपणे विश्वास आहे की हे फर्जीवाडा करून दाखला काढण्यात आला, त्याच्या आधारावर ही नोकरी मिळालेली आहे. आणि हे जेव्हा जात पडताळणी सगळं तपास करतील, हा दाखला हा चुकीचा आहे आणि एकदा तो दाखला रद्द झाला मग व्यक्तीची नोकरी पण जाते. आणि मला विश्वास आहे दाखला रद्द होईल, नोकरी जाईल. आणि त्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे 2 वर्षापासून 7 वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा पण कायद्यामध्ये तरतूद होऊ शकते. याचा पाठपुरावा लोक करणार आहे. समीर वानखेडेने आता असं म्हटलंय की सॅम डिसोजा माझा मित्र नाही, मी त्यांना ओळखत नाही असं म्हटलंय समीर वानखेडे. सॅम डिसोजा त्यांचा मित्र नाही, तो KP गोसावीचा मित्र आहे. KP गोसावी यांच्या जवळचा माणूस आहे. KP गोसावीच्या माध्यमातून त्यांची मित्रता असेल
ते सॅम डिसूजाचं काय बघा, पण दाढीवाला कोण आहे याचं उत्तर त्यांच्याकडून मला अपेक्षित आहे. सैम डिसूजा को लेकर और एक सवाल पूछा जा रहा है। जो प्रभाकर ने जो फोटो दिखाया था मीडिया में कि ये सैम डिसूजा है और नंबर दिखाया था, पालघर में एक बापना नाम की व्यक्ति, उसका कहना है कि ये मेरे फोटो और मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कहीं ना कहीं मेरी इमेज इसमें मलाई। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सैम डिसूजा का उसने फ़ोटो दिखाया है। उसने उसके जो वीडियो है जिसमें आर्यन से बात कर रहा है, वो फ़ोटो में कोई ब्लैक ट्राउज़र वाला है, लोग उसे कह रहे हैं कि वो सैम डिसूजा है। मेरी जानकारी है कि वहाँ सैम डिसूजा नहीं, सैम डिसूजा ने ट्राइडेंट पे जो एफिडेविट में है वहाँ से बैग कलेक्ट किया है। तो हमें लगता है कि सैम डिसूजा को लेकर गलतफहमी लोग पैदा ना करें। उस वीडियो में सैम डिसूजा नहीं है और मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। क्या मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो बाफना वाली? वो कोई देखिए कौन बाफना है क्या है, मैं कोई डिटेक्टिव थोड़ी हूँ। अभी मेरा डिटेक्टिव का काम सिर्फ एक ही दिशा में है कि रॉन्ग डूइंग जो है उसकी तरफ हम पूरी तरह से ध्यान अपना रखे हुए हैं। सर, ये अमित मालवीय है, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है बीजेपी के। उनका कहना है कि नवाब मलिक इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनके दामाद को गिरफ्तार किया था और उनका कहना है कि अपनी मिनिस्ट्रियल पावर का मिसयूज कर रहे, प्रिविलेज का मिसयूज कर रहे हैं अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए। Nobody can say that I had used my privilege in any of the office। मैंने जो भी किया है पर्सनल कैपेसिटी में जानकारी सारी हासिल की। ना महाराष्ट्र की पुलिस ने या मुंबई की पुलिस ने मुझे कोई जानकारी दी। मालवीय जी, ये सवाल पिछले 9 महीने से पूरी बीजेपी उठाती रही। मालवीय जी, गिरफ्तारी जिस दिन हुई उस दिन सारे पत्रकारों से मैंने यही कहा था कि नोबडी इज़ अबव द लॉ। कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा मुझे भरोसा है। पिछले 27 तारीख के दिन जमानत मिली है 8.5 महीने के बाद। 12 तारीख को आदेश पे दस्तखत जस्टिस ए जोगलेकर साहब ने की है। 13 तारीख के दिन जोगलेकर साहब जो एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज हैं, उनका ऑर्डर ऑनलाइन है। 14 तारीख के अखबारों में ऑर्डर छपी है। 14 तारीख को मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सारी धाराएं लगती नहीं, लगाई गई। मालवीय जी, इसके पीछे भी यही खेल था। मैंने कभी नहीं कहा 8.5 महीने तक कि उसे फंसाया गया, लेकिन उसे फ्रेम किया गया ताकि नवाब मलिक की आवाज़ बंद हो जाए। न्यायालय में हम उसे क्वाश करने के लिए जाएंगे, लेकिन समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? क्या जीन की जान जो उस तोते में है क्या? हमें लगता है पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है। कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी। हजारों करोड़ की वसूली में हिस्सेदारी है क्या मालवीय जी? आपको बताना पड़ेगा कि ये हिस्सेदारी कहां से कहां तक चल रही थी। तोता अगर पिंजरे में है, फड़फड़ा रहा है, तो पूरी बीजेपी क्यों फड़फड़ा रही है, इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।